उसी तरह पूरे पेपर में जितने डायरेक्टिव्स कितनी बार यूज हुए हैं हमने यहाँ पे डेटा वाइज डाल दी, ठीक है। सिमिलरली GS1 का पेपर हमने 2021 के लिए उठाया, 22 के लिए उठाया, 30 के लिए भी उठाया और 24 के लिए उठाया। यूपीएससी में पिछले 5 साल में हमने पाया कि सिर्फ और सिर्फ 17 डायरेक्टिव ही ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वो 17 डायरेक्टिव्स जो हैं जरूरी नहीं कि हर पेपर में आ ही रहे। आगे अगर बढ़ के देखें तो एक्सप्लेन कितनी बार यूज हुआ है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव यूज इन द यूपीएससी पेपर। ये मीनिंग जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रहा है उसमें एग्जैक्टली फिट बैठ रहे। समटाइम्स एनालाइज और एग्जामिन इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे या इवैल्यूएट के साथ इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो ये एक समरी स्लाइड है जहाँ पे हर एक डायरेक्टिव का क्या मतलब है और कैसे आंसर चेंज होगा वो सब हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी पुरानी कॉपी हम देख पाएं और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं उनको हम से बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएं, दैट इज एग्जामिन कर पाएं, तो आप अपनी कॉपी हमें भेज सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स डेली फ्री आंसर राइटिंग कोर्स। नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सीरीज। पहली वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है उनकी स्ट्रक्चरिंग सीख जाएंगे, और इस वीडियो में हम डायरेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आगे आएगा, राइट। अब हमारी टीम ने इस कोर्स को उन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए बनाया है जो इस बार मेंस 25 में अपीयर होने वाले हैं। सो नॉट ओनली देम बट अदर एस्पिरेंट्स जो कि इस बार एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, वो भी अगर अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, राइट, गेम चेंजर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइमर जो होंगे मेंस में, मेंस 25 में जो अपीयर करने वाले हैं, नाउ उनके लिए ये कोर्स गेम चेंजर होने वाला है इन ए वे कि जब तक आपका पहली बार तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता ना, उसके पहले तक आंसर राइटिंग एक बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट रहता है, राइट। और इस टाइम में आप फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग पे ग्रिप नहीं बना पाते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, राइट। बाय वॉचिंग दिस वीडियो अ बिगिनर एस्पिरेंट कैन गेट हेल्प इन मास्टरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइट, ठीक है। नॉट ओनली द बिगिनर एस्पिरेंट बट द वेटरन एस्पिरेंट्स जो कि बार बार मीन्स में फंस रहे हैं और अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं पकड़ पा रहे कि कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से मीन्स नहीं क्लियर हुआ, वो भी अपनी फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग का ग्रिप बनाना चाहते हैं, तो दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड मास्टर ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। नाउ अगर आप इस बार मीन्स देने वाले हैं और आप एक ऐसे मीन्स के प्रोग्राम को ढूंढ रहे हैं जो कि इन 3 महीनों में थ्रू मेंटरशिप एंड डिस्कशंस आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करा पाए और आपके मार्क्स मेंस में अच्छे आ पाए, तो आप हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं। नाउ अगर मैं आपको स्मैश मेंस प्रोग्राम की थोड़ी डिटेल दे दूं तो हेमंत रैंक 13 दिस ईयर। नाउ ही हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस, राइट, मोर देन द AIR 1. He is going to join our Smash Means program. He will be conducting sessions on answer writing frameworks and strategy sessions उन चीज़ों पे जो strategies इसको help की in scoring the highest score in the mains, that is A63 marks, right. So he is going to be part of our Smash Means program, right. ऑल्सो अगर मैं आपको कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के स्नैपशॉट दिखाऊं तो स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन किए थे, अगर आप देखोगे 2022 में दिस स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर द एग्जाम और उसके मेंस के मार्क्स 748 थे, राइट। 748 वॉज द कट ऑफ ऑल्सो इन 2022. नाउ इन 2024 द कट ऑफ इज वॉट 729 एंड दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 786 मार्क्स. इफ यू कैन सी दिस 786 मार्क्स इन द मेंस, राइट, एंड ही हैज गॉट रैंक 200. His name is सुमित कुमार गुप्ता, राइट। तो अगर आप ऐसे एक मीन्स प्रोग्राम को ढूंढ रहे हैं तो इस QR कोड के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं. आवर मेंटर्स एंड काउंसलर्स विल कॉल यू एंड गाइड यू कि किस तरीके से आपको हम कस्टमाइज हेल्प दे पाएँ सो दैट आप मीन्स में अच्छे नंबर लेके आ पाओ. मूविंग ऑन टू दिस फ्री कोर्स. इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने टोटल 5 वीडियोज़ बनाने हैं जिसमें से पहला वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. दैट वीडियो वॉज ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फ्रेमिंग्स ऑफ द क्वेश्चन. इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ टू डिकोड डायरेक्टिव्स, यानी कि जो टेल वर्ड्स आते हैं यूपीएससी में, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिटिकल एग्जामिन, डिस्कस, इलैबोरेट,
इवैल्यूएट, ये सारे जो डायरेक्टिव्स हैं ये हिंट देते हैं कि आपका आंसर किस तरीके से या किस अप्रोच से आपको लिखना है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डायरेक्टिव्स बिफोर यू राइट द आंसर, राइट। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। मूविंग ऑन, सबसे पहले ये समझते हैं कि डायरेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टिव को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टिव के कुछ 4 फंक्शन हमने यहाँ पे नोट किए। जो सबसे पहला फंक्शन है कि डायरेक्टिव हिडन डिमांड जो है ना वो एक्सपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ है, नाउ आपको इसका पॉजिटिव और निगेटिव डिस्कस करना होता है, ऐसा आपको पता होगा, राइट। सो दिस निगेटिव एस्पेक्ट इज हिडन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव ओनली, राइट। तो डायरेक्टिव आपको क्या पता चलेगा कि हिडन डिमांड्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। दूसरा, डिमांड के बियॉन्ड जाना है कि नहीं, कोर डिमांड के बियॉन्ड, वो भी आपको कैसे पता चलता है, डायरेक्टिव्स के थ्रू ही पता चलता है, राइट। नाउ अगर आप तीसरा फंक्शन देखेंगे डायरेक्टिव का, तो डायरेक्टिव आपको एक हिंट देता है कि आपको आंसर किस तरीके में अप्रोच करना है, राइट। अगर कुछ डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव होते हैं जिसमें सिर्फ आपको डिस्कशंस करना होता है, एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना होता है, राइट, बट दे आर सर्टेन डायरेक्टिव्स विच आर एनालिटिकल, जहाँ पे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देना होगा बट ओपिनियन भी लेना होगा, फॉर एंड अगेंस्ट भी बात करनी पड़ेगी, राइट। सो ऑल दीज हिंट्स आर गिवन बाय द डायरेक्टिव्स और अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को क्राफ्ट करते हो। द फोर्थ फंक्शन इज द वेटेज, कितना पेज स्पेस देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो दीज आर द डायरेक्टिव्स जहाँ पे 70-30 हम अप्रोच लगाते हैं, दीज आर द डायरेक्टिव जहाँ पे हम 50-50 अप्रोच लगाते हैं, एंड दीज आर द डायरेक्टिव जहाँ पे हम 60-40 अप्रोच लगाते हैं। तो ये वेटेज भी डिसाइड करता है। अब ये वेटेज का क्या रोल है आगे हम समझने वाले हैं। तो अभी तक हमने फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव देख लिया। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो दीज आर द डायरेक्टिव्स जो कि यूपीएससी ने पिछले 5 साल में पूछा गया है, राइट। नाउ डायरेक्टिव से लेके आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो डायरेक्टिव्स को लेके मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था। एंड द लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब अबाउट द डायरेक्टिव्स, बट वहाँ पे द लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, राइट। So when I was preparing this video for the students, so what our team thought is कि जीरो से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी डायरेक्टिव का कितना रेलेवेंस है, कितना रेलेवेंस नहीं है, ये सारी चीज़ों को डेटा वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने कैसे फिगर आउट किया, अगर मैं आपको ये दिखा पाऊँ तो, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो हमने क्या किया हमारी टीम ने कि GS1 का पेपर उठाया 2020 का, पिछले 5 साल का हमें डेटा देखना था, तो हमने 2020 का पहले पेपर उठाया और उसमें देखा कि डिस्कस डायरेक्टिव 3 क्वेश्चंस में यूज हुआ है, सेम कमेंट डायरेक्टिव 2 क्वेश्चंस में यूज हुआ है। उसी तरह पूरे पेपर में जितने डायरेक्टिव्स कितनी बार यूज हुए हैं हमने यहाँ पे डेटा वाइज डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली GS1 का पेपर हमने 2021 के लिए उठाया, 22 के लिए उठाया, 30 के लिए भी उठाया और 24 के लिए उठाया। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो हमने सम टोटल करके देखा कि पिछले 5 साल में डिस्कस डायरेक्टिव 15 बार आ चुका है, इलैबोरेट डायरेक्टिव 5 बार आ चुका है, एग्जामिन 4 बार आ चुका है। So we collected the data like this, right? Or not only for this particular GS1, for GS2 also we have done the same thing, GS3 also we have done the same thing, और GS4 also we have done the same thing, right? Now अगर आप बहुत सारे YouTube videos देखोगे तो you will find कि there are people explaining 30 directives, 40 directives, right? But UPSC में पिछले 5 साल में हमने पाया कि सिर्फ और सिर्फ 17 डायरेक्टिव ही ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वो 17 डायरेक्टिव्स जो हैं जरूरी नहीं कि हर पेपर में आ ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वापस लेके आऊँ अपनी स्लाइड्स पे, सो हियर इज द एनालिसिस कि पिछले 5 साल में GS पेपर 1 में कितने डायरेक्टिव्स आए, GS पेपर 2 में कितने डायरेक्टिव्स आए, GS पेपर 3 में कितने डायरेक्टिव्स आए और GS पेपर 4 में कितने डायरेक्टिव्स आए, राइट। ये सारा स्क्रीन पे हमने दिया हुआ है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, राइट। नाउ अगर आप देखोगे तो इलस्ट्रेट, डिफाइन, टू व्हाट एक्सटेंट, ये जो डायरेक्टिव्स हैं GS1 में आए ही नहीं कभी, राइट, पिछले 5 सालों में। सिमिलरली इन्यूमरेट, इलैबोरेट, एस्टिमेट और डिफाइन, ये पिछले 5 सालों में एक भी बार GS2 में नहीं आए। सिमिलरली अगर आप देखोगे इन्यूमरेट, इवैल्यूएट, क्रिटिकल एग्जामिन, एसेस, एस्टिमेट, इलस्ट्रेट, ये पिछले 5 सालों में GS3 में आए ही नहीं है। और सिमिलरली ये GS4 के लिए अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे ये उसका भी डेटा रखा हुआ है, ये सारे डायरेक्टिव्स GS4 में आए ही नहीं।
यानी कि अगर मैं 5 साल का डेटा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो टोटल GS1 में 100 क्वेश्चंस 5 सालों में 54 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जिसमें डायरेक्टिव यूज हुआ। यानी कि डायरेक्टिव का जो वेटेज है GS1 में वो कितना है, 55% का है, राइट जी। सिमिलरली अगर हम GS2 की बात करेंगे, अगर आप स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हो तो दिस इज फॉर द GS2, 100 क्वेश्चन में से 79 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 80% डायरेक्टिव का रोल है किसमें, GS2 में। नेक्स्ट मूव करेंगे अगर हम तो ये देखेंगे कि GS3 में 74 क्वेश्चन जो हैं इनमें डायरेक्टिव है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो GS3 में यू विल फाइंड कि डायरेक्टिव जो है 75% वेटेज लेके चलता है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो GS4 में हमने 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन लिए, राइट। GS4 में अगर आपको पता होगा तो 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, 3 कोटेशन क्वेश्चन होते हैं और 6 केस स्टडी होते हैं। हमने इनको निगलेक्ट किया क्योंकि इनमें डायरेक्टिव का तो रोल है नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ 10 थ्योरी वाले क्वेश्चन पकड़े, इसलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगेन आप देखोगे 37 क्वेश्चन में डायरेक्टिव थे, अराउंड 75% ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो GS1 में सबसे कम रोल है डायरेक्टिव का, यानी कि 54 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टिव के साथ आए, और जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर लैंडस्लाइड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज लैंडस्लाइड्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द मीनास ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें 55% वेटेज है, इसमें 80% वेटेज है, इसमें 75% वेटेज है, इसमें भी 75% है वेटेज इसका डायरेक्टिव का। यानी कि डायरेक्टिव का रोल कितना होगा आपको ये यहाँ पे पेपर वाइज समझ में आ गया, राइट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, और आप इसको गांठ बांध, राइट। तो अगर आप देखोगे तो डायरेक्टिव का वेटेज जो है GS1 में कितना है, 55% के आसपास है। सिमिलरली GS2 में 80% के आसपास है, GS3 में 75% के आसपास है, और GS4 में 75% के आसपास है, राइट। यानी कि इन पेपर्स में 2, 3, 4 में ज़्यादा वेटेज है डायरेक्टिव्स का रेदर देन GS1, यहाँ पे 55% है, ठीक है। अब इन जो परसेंटेज हमने अभी जानी, दैट इज 80%, 75%, 75% और 50% के आसपास जो भी है 55%, इनमें ये हमारे 17 डायरेक्टिव्स हर पेपर में यूज हुए हैं। 17 डायरेक्टिव्स हर पेपर में, यही 17 डायरेक्टिव्स हैं जो यूज हुए, राइट। और अगर आप ये देखने की कोशिश करो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 17 डायरेक्टिव्स में से, 17 डायरेक्टिव में से कुछ ही ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जिनके होने की वजह से आंसर के अप्रोच में एक डेफिनेट चेंज आता जरूर से है, राइट। आंसर के अप्रोच में चेंज आ जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको आप इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्क्राइब की जगह एक्सप्लेन भी लिख देंगे ना तो आंसर में कोई चेंज ज़्यादा आएगा नहीं, राइट। तो अगर इस चीज़ को भी हम अप्लाई करें और देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे 55% वेटेज था, क्योंकि कुछ डायरेक्टिव्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, तो ये वेटेज जो है वो गिर जाता है डायरेक्टिव का। यानी कि ये जो 55% वेटेज है ना, वो अपने आप गिर के आपको 25% के आसपास आ जाता है, राइट। अगर आप सीधे सीधे जो भी 17 डायरेक्टिव्स हैं डिवाइड बाई 2 कर दें कि टोटल 7-8 डायरेक्टिव्स ऐसे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके होने की वजह से आंसर में चेंज डेफिनेटली आएगा। अदरवाइज बाकी जो डायरेक्टिव्स हैं उनको आप इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन द डायरेक्टिव, राइट। डायरेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम करने में बस हेल्प कर देता है, राइट। तो यहाँ पे वो 25% हो जाता है। अगेन GS2 में आप देखोगे तो वो 40% के आसपास आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 30% के आसपास आ जाता है, और यहाँ पे भी अगर देखोगे GS4 में तो वो भी 30% के आसपास आ जाता है, राइट। अब इन परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक बार वापस समझा दूं कि GS पेपर अगर 2 की बात करोगे तो 20 में से 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे डायरेक्टिव्स रोल प्ले करेगा। बाकी जो 12 क्वेश्चंस है ना, वो नॉर्मली आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, अपनी एकेडमिक डेप्थ के बेसिस पे लिख के आओगे, कंटेंट के बेसिस पे लिख के आओगे, राइट। 8 क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, 7 से 8 क्वेश्चंस, जहाँ पे डायरेक्टिव चाहेगा कि एक डेफिनेट दिशा में ही आंसर को अप्रोच किया जाए। सिमिलरली इन GS1 में अगर आप बात करो तो 55% से हमारा ड्रॉप होकर कितना परसेंट आ गया, 25%। यानी कि 20 में से 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे GS1 में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे 20 क्वेश्चन में से, जहाँ पे डायरेक्टिव एक रोल प्ले करता है, जहाँ पे डायरेक्टिव ये बोलता है कि एक डेफिनेट दिशा में ही आप आंसर को अप्रोच करें। बाकी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी होती है, वो आपका क्वेश्चन के कंटेक्स्ट पे ज़्यादा बेस्ड होती है रेदर देन द डायरेक्टिव, राइट। तो उस तरीके से अगर आप देखना चाहो
तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे 20 में। सिमिलरली यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे भी 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका परसेंटेज जो 75% था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, तो डायरेक्टिव का ये वेटेज है, यानी कि आपको डायरेक्टिव को इतना ही महत्व देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, राइट। और हम डायरेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी डायरेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनके बीच के डिस्टिंक्शन को जो है, क्या डिफरेंस इनके बीच में, और इनके डिफरेंस में होने की वजह से क्या आंसर में डिफरेंस आ सकता है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। आंसर के अप्रोच में क्या डिफरेंस आ सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ एक और चीज़, इसमें हम जितने भी PYQs आए हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर हम डायरेक्टिव सेम रखते या चेंज कर देते, जैसे एक्सप्लेन को अगर हम डिस्क्राइब से चेंज कर देते तो क्या आंसर में कितना डिफरेंस हो जाता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द डिस्कशन, राइट। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला डायरेक्टिव हमारे पास इल्यूसिडेट, राइट। नाउ इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही लूसिड तरीके से, मतलब बहुत ही ईजी और अंडरस्टैंडेबल तरीके से, लूसिड तरीके से आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना क्लैरिफाई करो, और जो भी हिडन एस्पेक्ट्स है ना, जो हिडन अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, जो जिस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, उन चीज़ों को हाईलाइट करो। इसका मतलब क्या होता है, इल्यूसिडेट का मतलब ये होता है, राइट। और जो इल्यूसिडेट है वो 70-30 अप्रोच यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इल्यूसिडेट पहला क्या करता है कि लूसिड फॉर्म में बहुत ही ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए, या किसी भी हिडन एस्पेक्ट्स, जो भी हिडन अजम्पशंस हैं, जिस पे कम बातें होती हैं, उनको आप एक्सपोज कीजिए बहुत ही लूसिड तरीके से, ईजी तरीके से। और यहाँ पे 70-30 अप्रोच लगाया जा सकता है। अब हर क्वेश्चन में क्या लगाया जा सकता है, क्या ये ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिस के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन में लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं, राइट। इट इज़ अ गेम ऑफ व्हाट, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आपको वॉल्यूम हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज़्यादा लगाओगे तब आपको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इल्यूसिडेट जो है, पहली बात, पिछले 5 सालों में हर पेपर में कितनी बार अपीयर हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आप देखोगे इल्यूसिडेट जो है बहुत कोई ज़्यादा बार, यानी कि पूरे 5 साल में एक ही बार यहाँ पे GS पेपर 1 में आया हुआ है। GS पेपर 2 में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 2 बार आया हुआ है इल्यूसिडेट, राइट। 3 में देखने की कोशिश करोगे तो 1 बार आया है, और 4 में देखने की कोशिश करोगे तो 1 भी बार नहीं है। यानी कि इल्यूसिडेट जो एक हमारा डायरेक्टिव है वो कोई बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में आने वाला नहीं है, एक नॉर्मल डायरेक्टिव है, राइट। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो GS1 का, यानी कि GS1 में एक ही बार आया हुआ है, और जो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले आया, 2 बार यहाँ पे आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले आया। यहाँ पे अगेन GS3 में एक ही बार आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले आया, और 4 में ये आया ही नहीं, राइट, आया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने का कोशिश नहीं होता। तो जितने लगभग क्वेश्चन हैं हमने सारे यहाँ पे ले आए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि UPSC जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, इल्यूसिडेट डायरेक्टिव रख के वो क्या पूछना चाह रहा था, इसको समझने की कोशिश करें। नाउ अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है GS1 का, इल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, राइट। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज और ग्लोबलाइजेशन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ना, उसको इल्यूसिडेट करो, यानी कि बहुत ही क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही ल्यूसिड फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, यानी कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ल्यूसिड फॉर्म में कोशिश करो। नाउ अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो द सेकंड क्वेश्चन सेज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इल्यूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1987, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फार्म्स एक्ट। नाउ यू नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के थ्रू नहीं पूछ रहा, वो आपसे किसके थ्रू पूछ रहा है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फार्म एक्ट, विच मेक द क्वेश्चन लिटिल बिट टफ। बट अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो तो सेंटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 इन्वोक दीज एक्ट्स टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट्स अक्रॉस द फेडरल लाइन्स। मतलब क्या कि सेंटर के पास हेल्थ एडवाइजरी इशू करने के लिए स्टेट को पावर नहीं थी, बट पावर लेने के लिए सेंटर इन्वोक दीज एक्ट्स सो दैट कि वो इश्यूज डायरेक्शंस जो है दे पाए स्टेट्स को टू कंटेन द कोविड-19, राइट। नाउ दिस शोड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में क्लैरिफाई करने के लिए UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड दैट इज वाई इट हैज़ यूज द डायरेक्टिव इल्यूसिडेट, राइट। मूविंग ऑन, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि कभी कभी क्या होता है, बहुत इंटरचेंजेबली भी डायरेक्टिव्स यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे
इलुसिडेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग द एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया। अगर मैं यहाँ पे इलुसिडेट की जगह एक्सप्लेन लिख दूँ तो क्या आंसर में बहुत चेंज हो जाएगा क्या? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग द एग्रीकल्चर प्राइसेस इन इंडिया, ये तो क्या बहुत चेंज हो जाएगा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कॉन्टेक्स्ट रेदर देन द डायरेक्टिव। कॉन्टेक्स्ट पे ही फोकस करो रेदर देन द डायरेक्टिव। पीपल जिसको डायरेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होगी ना, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर लिखेंगे देन द पीपल हु हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायरेक्टिव, राइट? तो यूपीएससी में डायरेक्टिव को कितनी तवज्जो देनी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, प्लस डायरेक्टिव की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट प्लस डायरेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्स्ट ही सारी चीज़ें बोल देता है, डायरेक्टिव्स की यूज़ होता ही नहीं। नाउ इफ यू विल सी कि दिस इलुसिडेट डायरेक्टिव ऑल्सो रिक्वायर्ड 70-30 अप्रोच। 70-30 अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे आप रिलेशनशिप बता रहे हो ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी का, तो पॉजिटिव तो बताओगे ही, राइट? पॉजिटिव रिलेशनशिप तो बताओगे ही, और वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेज स्पेस में कंटेंट को रखोगे। बट द 30% ऑफ स्पेस में आप क्या हैम्पर हुआ है, क्या लिमिटेशंस या चैलेंजेस भी पोज हुए हैं, वो भी बताओगे, राइट? वो भी बताओगे। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस रिक्वायर्स 70-30 अप्रोच हियर, इलुसिडेट, राइट? नाउ मूविंग ऑन, द सेकंड डायरेक्टिव इज व्हाट? इन्यूमरेट, मतलब कि पॉइंटर्स के थ्रू जो भी डिमांड है उसको आप बताते चले जाओ, ठीक है? तो इन्यूमरेट को देखते हैं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो GS1 में ये 2 बार आ चुका है, GS2, 3 और 4 में अभी तक आया ही नहीं है, पिछले 5 सालों में एक भी बार नहीं आया, राइट? तो एक डायरेक्टिव कौन से पेपर में कितना वेटेज रखता है, कितनी फ्रिक्वेंसी रखता है, इससे इस वाली डेटा से आपको पता चल पाएगा। अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अगर आप देखोगे तो 2 बार इसमें आ चुका है, दोनों क्वेश्चन जो था वो हमने ले आया है पिछले 5 सालों में जो भी आया। अभी अब क्या पूछ रहा है कि हाउ डज द इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू। सिंपल ये जो डिमांड है मल्टीपल पॉइंटर्स के थ्रू, ठीक है? मल्टीपल पॉइंटर जितने आप बता सकते हो इनलिस्ट करते जाओ, सीधी बात है। इन्यूमरेट बोल रहा है, अगर आप देखो इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस, ठीक है? सिंपल, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इन्यूमरेट। तो कैसे पाला पीरियड था हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड, वो आप लिस्ट के थ्रू मुझे बताते चले जाओ, मल्टीपल पॉइंटर्स देते चले जाओ। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब मत करना, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स दे दो, राइट? तो दिस इज व्हाट द इन्यूमरेट इज, राइट? मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो तीसरा डायरेक्टिव हमारे पास क्या है? इलैबोरेट, राइट? कभी कभी आप नॉर्मल लाइफ में भी इलैबोरेट यूज़ करते होगे, मे भी अपने फ्रेंड से या फैमिली से बात करते समय कि थोड़ा इलैबोरेट करके बताओ कि कहना क्या चाहते हो, राइट? तो इलैबोरेट का क्या मतलब होता है? गोइंग बियॉन्ड द बेसिक्स, मतलब जो भी मैंने आपको बताया उसको थोड़ा इलैबोरेट करके बताओ, बियॉन्ड द बेसिक्स जाके बताओ, ताकि क्लैरिटी बहुत अच्छी आए, राइट? तो इलैबोरेट भी में भी 70-30 अप्रोच लगाया जा सकता है। और आंसर कैसे चेंज होगा कि इलैबोरेट का मतलब क्या होगा? गो डीपर इनटू सब पॉइंट्स एंड इम्प्लीकेशंस, राइट? यानी कि आप बियॉन्ड द बेसिक जाके पहले बात करो, और इम्प्लीकेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सब्सटेंशिएशन बेटर करना पड़ेगा। जब बियॉन्ड द बेसिक जाओगे तो बार बार अपनी चीज़ों को सब्सटेंशिएट करोगे, राइट? तो वो सब पॉइंट में डीपर जाके आपको इम्प्लीकेशन बताने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप देखो तो इलैबोरेट कितनी बार पूछा गया है, तो GS1 का टॉप 5 डायरेक्टिव्स में से ये एक है, लेकिन 5 बार पूछा हुआ है। हर साल एक एक बार आ ही जाता है पिछले 5 सालों में। इलैबोरेट आप देखोगे GS2 में पूछा ही नहीं गया, ठीक है? GS3 में देखोगे 3 बार पूछा गया है, और GS4 में 1 बार पूछा गया है। तो ये जो सारे सवाल हैं वो मैं यहाँ लेके आ गया हूँ आपके लिए कि GS1 में कितनी बार पूछा गया है, GS2 में, GS3 में, GS4 में। GS2 में एक भी बार नहीं पूछा गया, इसलिए GS2 पे कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है? सो इफ यू विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, इज वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स सच अ सिचुएशन, इलैबोरेट। यानी कि जो डेमोग्राफिक विंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड जो डिमांड पूछ रहा है ना, उसको आप बियॉन्ड द बेसिक्स जाके जो है एड्रेस कीजिए, राइट? मतलब क्या कि जब भी आपको इलैबोरेट डायरेक्टिव मिले, राइट, तो अगर आप कुछ यूनिक पॉइंट्स भी लिखोगे ना, यूनिक पॉइंट्स अगर आपके पास कुछ हैं, राइट, अदर देन द नॉर्मल पॉइंट्स विच एवरीबडी विल राइट, अगर आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, दैट विल गिव यू एन एज इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट? नाउ अगर मैं आपको फिर से कुछ समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ लिखा है वाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इलैबोरेट योर आंसर। अगर इलैबोरेट की जगह यहाँ एक्सप्लेन भी लिख देता तो क्या आंसर में बहुत बड़ा चेंज आ जाता? जो एक बिगिनर एस्पिरेंट जिसको डायरेक्टिव का कुछ भी मतलब नहीं पता, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर लिख रहा होता जो जिसको इलैबोरेट का मतलब पता है। तो यानी कि डायरेक्टिव जो है कहाँ बेटर अप्लाई हो रहा है,
वो भी आपको समझना होगा, और कहाँ ये नलीफाई हो जाता है वो भी समझना होगा। तो मोर इम्पॉर्टेंट दैट कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। कॉन्टेक्स्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो और डायरेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग हो, इन दोनों के एडिशन से अगर कुछ डिफरेंट आ सकता है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा तो आंसर विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर एनी डायरेक्टिव यू यूज, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर एनी डायरेक्टिव यू यूज। तो इसके लिए आपको कंटेक्स्ट और डायरेक्टिव दोनों की समझ होनी चाहिए, और आज हम डायरेक्टिव की ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। क्या क्या डिस्टिंक्शन हो सकता है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप आओगे तो एक्सप्लेन इज द फोर्थ डायरेक्टिव जिसको हम बात करने वाले हैं। और जब भी एक्सप्लेन लिख के आता है ना, ये क्या आपसे रीज़न पूछने की कोशिश कर रहा होता है, या आपसे फैक्टर्स पूछने की कोशिश कर रहा होता है, या कॉज एंड कंसिक्वेंसेस पूछने की कोशिश कर रहा होता है। नाउ दीज आर द थ्री थिंग्स दैट एक्सप्लेन डायरेक्टिव्स डिमांड्स, राइट। तो आगे अगर बढ़ के देखें तो एक्सप्लेन कितनी बार यूज हुआ है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव यूज्ड इन द यूपीएससी पेपर। अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 1 में भी ये 6 बार पूछा गया है, दैट इज द सेकंड नंबर पे, ठीक है, डिस्कस के बाद। जीएस पेपर 2 में भी ये 12 बार पूछा गया है, दैट इज सेकंड नंबर आफ्टर द डिस्कस। एंड अगेन आप देखोगे एक्सप्लेन 16 बार पूछा गया है जीएस पेपर 3 में, और जीएस पेपर 4 में ये 3 बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में, राइट। तो आपको इससे क्या पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि कौन सा डायरेक्टिव कितनी बार आ रहा है और कौन सा डायरेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर डिस्कस एक्सप्लेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव जो पूछा जा रहा है। तो एक्सप्लेन को आपको समझना बहुत अच्छे से होगा, और एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, आपको रीज़न देना होगा मे बी, या मे बी आपको फैक्टर्स बताने हो सकते हैं, या कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बताने हो सकते हैं, राइट। तो अगर हम पुराना वाला क्वेश्चन देखें जहाँ पे हमने ये पढ़ा था ना, वाई इज इंडिया कंसिडर्ड सब कॉन्टिनेंट इलेबोरेट, तो एक्सप्लेन भी लिख देता तब भी वो रीज़न ही पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वाई पूछा हुआ है, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि डायरेक्टिव जो है कभी कभी नलिफाई भी हो जाता है, उसका बहुत मीनिंग नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पुराना क्वेश्चन था, कॉन्टेक्स्ट अपने आप ही सेट कर दे रहा है, रीज़न पूछ रहा है। तो अब आप इलेबोरेट लिखो या लेट्स से एक्सप्लेन लिखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस से नहीं होता। मूविंग ऑन, एक्सप्लेन की हमने बात की, एक्सप्लेन को हमने देखा कि कितनी बार आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और लेट्स से कैसे उनको हम डील कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है GS1 का, कि हाउ डज द मेल्टिंग ऑफ एन आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टिव क्या लिखा है, एक्सप्लेन। तो आर्टिक आइस की मेल्टिंग से और एंटार्क्टिक आइस की जो ग्लेशियर की मेल्टिंग से वेदर पैटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा है वो पूछना चाह रहा है, और एक्सप्लेन आपसे यहाँ पे देखोगे तो कंसिक्वेंसेस पूछता ही पूछता है, राइट। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन। दूसरा अगर आप देखोगे, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन। अब ये 10 नंबर में पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फेनोमेना को आप एक्सप्लेन करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे डायरेक्टिव का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट की फेनोमेना आप इंट्रोडक्शन में बताओगे, बट व्हाट आर द फैक्टर्स, ये भी बताओगे, कैसे क्लाउड बर्स्ट होता है, कैसे इंपैक्ट करता है क्लाउड बर्स्ट, वो भी बता सकते हो। तो ये एक्सप्लेन जो है अपने आप में आपका जो डायरेक्टिव है, यहाँ पे अगर देखोगे फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने आप में इंक्लूड करके रखता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टिव का रोल बहुत ही एडमेंट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज एक बिगिनर एस्पिरेंट को समझ ही नहीं आएगा, वो व्हाट इज फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट उसी पे घूमता रह जाएगा, और अदर डिमांड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डायरेक्टिव्स के अंदर हिडन डिमांड है, राइट। इसलिए कहीं कहीं फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, ये सारे क्वेश्चन हमने दिए हैं, आप पीपीटी देख सकते हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टिव्स का रोल जो है वो नलीफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, 2024 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन की जगह अगर मैं डिस्कस लिख देता तो बहुत कुछ अंतर तो नहीं आ जाता, तब भी हम मिलेट्स का रोल पता कर रहे होते हैं इन इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव है वो नलीफाई भी हो रहा होता दिख रहा है। यानी कि अगर आप इसके जगह आप डिस्कस भी लिख देते, तब भी जिसको डायरेक्टिव की समझ है वो भी सिमिलर ही आंसर लिख रहा होता, जिसको डायरेक्टिव की समझ नहीं है वो भी सिमिलर ही आंसर लिख रहा होता, तो बहुत अंतर नहीं आता। बट यहाँ वाले क्वेश्चन में जो कि ऊपर हमने देखा, यहाँ पे अंतर बहुत ज़्यादा आ सकता था, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो डायरेक्टिव है वो हमारी क्या है, एस्टिमेट, राइट। एस्टिमेट इज द नेक्स्ट डायरेक्टिव। अब एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का आप क्या करो, अप्रॉक्सीमेशन लगा के पता करो, ठीक है। अजम्पशन जो भी है वो पता करो, अप्रॉक्सीमेशन पता करो, रेंज और फिगर पता करो, ठीक है। अब देखते हैं एस्टिमेट डायरेक्टिव कितनी बार आ चुकी है। तो एस्टिमेट डायरेक्टिव सबसे कम बार पूछी जाने वाली डायरेक्टिव है, और एक ही बार आई हुई है, वो भी कहाँ, जीएस पेपर 1 में।
यहाँ देखोगे तो जीएस पेपर 1 में पहली बार आई हुई है, एक ही बार, ठीक है। GS2 में 0, GS3 में 0 और GS4 में भी 0, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 80-20 अप्रोच भी हम लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे वो आगे बढ़ के देखते हैं। अब एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, आपको पता होगा एस्टीमेट में क्या करते हैं, बट अभी तक एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो एस्टीमेट क्या बोल रहा है, एस्टीमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। अब आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया बहुत सारे किंगडम्स की कंट्रीब्यूशन से डेवलप हुआ होगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है, पल्लवा के कितने कंट्रीब्यूशन से डेवलप हुआ उसको एस्टीमेट करने की बात कर रहा है। तो आप मल्टीपल पॉइंटर्स दोगे, ठीक है, कि पल्लवा ने कैसे आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया को डेवलप किया, बट आफ्टर दैट आप 20% में ये भी बताओगे कि देयर अदर किंगडम्स एज वेल, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया, राइट। यानी कि जो एस्टीमेट डायरेक्टिव है इसमें आप 80-20 रूल लगाओगे, 80% तो आप बताओगे कि पल्लवा ने किया ही किया, बट अदर पीपल वर ऑल्सो देयर, अदर किंगडम्स वर ऑल्सो देयर, जिन्होंने इसको आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया को डेवलप करने में मदद की। तो उस तरीके से आप एस्टीमेट लगा सकते हो, इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को ऐसे आप समझ सकते हो, ओके। तो आई थिंक वी अंडरस्टूड दिस। मूविंग ऑन, दिस द डायरेक्टिव कॉल्ड डिफाइन, ठीक है। अब डिफाइन जब भी आ जाए, सिंपल आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखनी है, प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द टर्म देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करना, बियॉन्ड द बेसिक्स नहीं जाना, सिंपल एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दो और देख लो डिफाइन कितनी बार आ चुका है। डिफाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया हुआ है पिछले 5 सालों में, वो भी जीएस पेपर 3 में, राइट, ठीक है। जीएस पेपर 4 में भी नहीं आया, 0, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे तो 0 है। यहाँ पे अगेन जीएस पेपर 3 में एक बार आया हुआ है, दैट इज़ 1 टाइम, जीएस पेपर 2 में भी 0 टाइम्स और जीएस पेपर 1 में भी 0 टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट से आपको किसी भी डायरेक्टिव की कितनी वैल्यू है, कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितना उसको तवज्जो आपको देना चाहिए, वो सब पता चल जाएगा, राइट। मूविंग ऑन, देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा हुआ है। तो सिंपल एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो भी 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन पहली बार यहाँ यूज़ हुआ है जीएस पेपर 3 में 5 सालों में, और जब भी ऐसा लिख के आए तो आपको बहुत प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द टर्म देना होता है। प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द टर्म, जीडीपी का प्रिसाइज मीनिंग क्या है वो आपको देना होता है, दैट इज इट, राइट। तो बहुत ही आसान सा डायरेक्टिव था। नाउ दिस इज द डायरेक्टिव विच इज इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव, जो क्या है, डू यू एग्री या डू यू थिंक, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टिव है ना, इसमें आपको दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट डिस्कस करना पड़ता है, फॉर एंड अगेंस्ट, राइट। और उसके बाद एक ना एक पोजीशन भी क्लियरली स्टेट देना पड़ता है, दैट इज इन कंक्लूजन आप अपना स्टांस लीजिए, राइट। एंड दिस डायरेक्टिव रिक्वायर्स फॉर 60-40 अप्रोच। अब 60-40 अप्रोच क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, बट आप इसको यहाँ देख लो क्या, कि इसमें आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। डू यू एग्री जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है, जो कि आया हुआ है यूपीएससी में और 4 बार GS1 में आ चुका है, 5 बार GS2 में आ चुका है, अगेन 3 बार GS3 में आ चुका है और GS4 में भी 4 बार आ चुका है। यानी कि इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर आप आगे बढ़ोगे और देखोगे क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो क्वेश्चन सेज, डू यू थिंक मैरिज एज ए सेक्रेमेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। तो 23 का क्वेश्चन है, 10 मार्क में। तो डू यू थिंक का मतलब क्या, कि आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों डिस्कस करना है, राइट। फॉर एंड अगेंस्ट दोनों डिस्कस करना है, बट फॉर ज़्यादा डिस्कस करना है या अगेंस्ट ज़्यादा डिस्कस करना है, दैट मीन्स व्हाट, 60-40 अप्रोच। किसी एक को तो आपको ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा और किसी एक को कम डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी क्वेश्चन की जो मेन कोर कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप देखो मैरिज एज ए सेक्रेमेंट इन लूजिंग इट्स वैल्यू, यानी कि मैरिज कैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहा है आज के डेट में, इस पे आपको 60% बात करनी है, बट 40% आपको किस पे बात करनी है, कि नो मैरिज इज स्टिल कंसिडर्ड सेक्रेट एंड इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, राइट। तो 40% आप उस पर बात करो। तो जो भी कोर स्टेटमेंट आ रही है डू यू एग्री में, उस पर आप 60% बात करो, 40% आप अगेंस्ट में बात करो, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब डू यू एग्री पूछा हुआ है, तो डू यू एग्री में अगेन आपको फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बात करनी हुई, ठीक है। फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बात करनी पड़ी। अब फॉर में ज़्यादा बात करें या अगेंस्ट में ज़्यादा बात करें, तो आप किस पे ज़्यादा बात कर सकते हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। तो इस पर आप ज़्यादा बात करोगे, दैट इज 60%, एंड 40% इसके अगेंस्ट बात करोगे, राइट, ठीक है।
तो क्वेश्चन की कोर डिमांड के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से किस चीज़ पे ज़्यादा बात करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा पॉइंट ऑफ लिखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ दिस इज हाउ यू कैन लेट्स से डील विथ द डायरेक्टिव व्हाट डू यू एग्री एंड और डू यू थिंक, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे हमने डाल दिए। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, आई थिंक 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, 3 यहाँ पे, अगेन 4 यहाँ पे, राइट। तो सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए। अब आपको क्या करना है ना, आपके लिए असाइनमेंट क्या है आफ्टर दिस वीडियो, कि जो भी डायरेक्टिव है और जो डायरेक्टिव की मीनिंग हमने यहाँ पे दी है आपको निकाल के, ये आपको हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है अप्लाई करने की, राइट, ठीक है। नाउ अगर आप देखेंगे तो डू यू एग्री तो हर क्वेश्चन पे लगभग अप्लाई होगा, बट देयर आर सर्टेन डायरेक्टिव्स जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रहे थे और नलिफाई हो जा रहे थे, वो भी क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने सारा क्वेश्चंस यहाँ पे लाके लगभग सब दे दिए, राइट। मूविंग ऑन, टू व्हाट एक्सटेंट इज द डायरेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि ये पूछना चाह रहा है कि डिग्री ऑफ इम्पैक्ट, किसी भी चीज़ का डिग्री ऑफ इम्पैक्ट कितना पड़ा, या आप एविडेंस दे के बताओ इस चीज़ को कि कितना इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और जो इम्पैक्ट पड़ा वो प्लस क्या लिमिटेशन या चैलेंज रह गई वो भी ये पूछता है। दैट इज वाई इट रिक्वायर 60-40 अप्रोच। मतलब क्या, इफ़ आई आस्क यू कि लेट्स सपोज यू हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर और अभी तक आपने 60 किलोमीटर कवर कर लिया, तो इफ़ आई आस्क यू कि हाउ मच किलोमीटर, टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू कंप्लीटेड योर जर्नी, यू विल से सर 60%। मतलब क्या कि 40% इज स्टिल रिमेनिंग। तो इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव के अंदर जो हिडन एस्पेक्ट है ना, वो आपका 40% वाला अप्रोच लगाना पड़ेगा, राइट। तो आप इम्पैक्ट तो बताओगे डिग्री ऑफ इम्पैक्ट कितना रहा, बट उसके बाद जो चीज़ें छूट गई, रह गई, उसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो टू व्हाट एक्सटेंट कितनी बार आया हुआ देख लेते हैं। तो GS1 में 0 बार आया हुआ है, GS2 में 2 बार आया हुआ है, GS3 में 2 बार आया हुआ है और GS4 में अगेन नहीं आया, यानी कि 4 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। अब यहाँ पे वो चारों क्वेश्चन हैं। नाउ अगर आप पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करो GS2 का, तो यहाँ लिखा है टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। यानी कि आप 60% तो पहले इस पर डिस्कस करो, राइट, कि कैसे पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 0 आवर हो गया, ठीक है, या नो कॉन्फिडेंस मोशंस हो गया, एंड अदर वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के थ्रू हो गया। तो दीज आर द वे दैट एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। बट नाउ इट इज़ यू विल ऑल्सो फाइंड कि एग्जीक्यूटिव जो है उनका डोमिनेंस हो रहा है किसमें, पार्लियामेंट पे, राइट। तो टू व्हाट एक्सटेंट पूछने का मतलब क्या कि आप 60% तो पहले कोर डिमांड के साथ अलाइन करो, 40% जो है बियॉन्ड द डिमांड जाके जो अदर कॉन्टेक्स्ट है, जो अदर ओपिनियन है, उसको भी आप एड्रेस करो, राइट। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव, राइट, टू व्हाट एक्सटेंट। सिमिलरली आपको बताना है हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। माइक्रो इरिगेशन ने कितने एक्सटेंट तक हमारी जो इरिगेशन वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर। तो पहले तो आप पॉजिटिव्स बताओ कि बहुत हद तक सॉल्व की, बट माइक्रो इरिगेशन की कुछ चैलेंजेस भी रह गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हो पाई। तो उसको भी आप 40% के अंदर एड्रेस करोगे और उसको 60% के अंदर एड्रेस करोगे, राइट। दिस इज हाउ द डायरेक्टिव वुड हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग कि कैसे आपको हिडन डिमांड्स मिल रही हैं, इसके अंदर हिडन डिमांड्स मिल रही हैं, ठीक है। आपको अप्रोच पता चल रहा है 60-40 अप्रोच, और पॉइंटर्स में आपको हमेशा डिग्री ऑफ इम्पैक्ट दिखाना है। मतलब क्या कि जैसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरिगेशन ने हेल्प किया इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस, यानी कि इम्पैक्ट दिखाना है आपको यहाँ पे कि क्या इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस। यानी कि अब पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाने के लिए आपका सब्सटेंशिएशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो आपके पास सब्सटेंशिएशन नहीं होगा, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई डेटा नहीं होगा जिससे चेंज आया, जब तक आप वो यहाँ पे डालोगे नहीं तब तक आंसर क्या हो जाएगा, जेनरिक हो जाएगा, और जेनरिक हो जाएगा तो नंबर मिलेगा नहीं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्टिव दैट इज इलस्ट्रेट, राइट। इलस्ट्रेट का मतलब सिंपल क्या होता है कि आप एग्जाम्पल ज़्यादा दो, केसेस डायग्राम ज़्यादा बनाओ, ठीक है, और उसके बाद थ्योरी से लिंक करो, रादर देन पहले आप थ्योरी बताओ उसके बाद एग्जाम्पल दो। इसमें उल्टा करना होता है। देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या रही है इलस्ट्रेट की। तो एक भी बार तो ये GS1 में नहीं आया, GS2 में सिर्फ एक बार आया हुआ है, GS3 में अगेन नहीं आया, और GS4 में 2 बार आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये टोटल इसकी जो रेलेवेंस है GS4 में है और GS2 में है, उसके बाद कहीं नहीं है, यहाँ तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब जरा दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे है GS2 का, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे और इस पर ये डायरेक्टिव अप्लाई कैसे हो रहा है उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट विद द कैपेबिलिटी ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। It is a constitution made for progressive society, illustrate with special reference to the
एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब इलस्ट्रेट बोल दिया, यानी कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, उसके बाद आप थ्योरी से बार बार लिंक करो। अब एक्सपेंडिंग हॉराइजन्स ऑफ द लाइफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जाम्पल्स किसके देने पड़ेंगे, जजमेंट्स के देने पड़ेंगे। आप मल्टीपल जजमेंट्स पहले कोड कीजिए जिससे राइट टू लाइफ जो है वो एक्सपेंड हुआ है, तब जाके आप थ्योरी से बाद में लिंक कीजिएगा, राइट। दिस इज व्हाट द इलस्ट्रेट डायरेक्टिव वांट्स फ्रॉम यू, राइट। इस तरीके से आपको अगेन यहाँ पे देखोगे इलस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल इफिशियंसी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लेट्स से उससे आप क्या समझते हो, तो आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जहाँ पे मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी दिखाई गई हो। तो यू शुड हैव द एग्जाम्पल्स हियर, उसके बाद आप बार बार इससे लिंक करना कि हाँ दिस इज हाउ द मॉरल इंटीग्रिटी वाज शोन। तो पहले आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत होने चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द 10th डायरेक्टिव, दैट इज डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब जब भी आपसे पूछे ना, तो डिस्क्राइब का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बता दो, फीचर्स बता दो, क्या फंक्शन है वो बता दो, या कमिटमेंट्स बता दो डिस्क्राइब करने के लिए अगर पूछे तो, ठीक है। या किसी भी चीज़ का एट्रीब्यूट बता दो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि हाउ डज एन एलिफेंट लुक, तो आप बताओगे उसकी एक टेल होती है, 4 पैर होते हैं, एक ट्रंक होती है। तो यू स्टार्ट डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट्स, राइट, या फीचर्स बताना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिस्क्राइब इज। अब देखते हैं कि कितनी बार ये आया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 2 बार तो ये आया हुआ है GS1 में पिछले 5 सालों में, यानी कि हर साल तो नहीं आ रहा है ये डिस्क्राइब। अगेन 2 बार GS2 में आया हुआ है, 8 बार GS3 में आया, यानी कि डोमिनेंट है GS3 के अंदर। वन ऑफ द डायरेक्टिव है इन टॉप 5 फॉर GS3, राइट। डिस्क्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए। अगेन आप देखोगे 2 बार ये आया हुआ है इसमें GS4, ठीक है। मूविंग ऑन, अगर आप देखें तो क्वेश्चन कैसे आए। अब डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक, ठीक है। अब डिस्क्राइब का अपने आप में मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर देखा। अब कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ही दिया हुआ है, एंड टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक। तो डिस्क्राइब की जगह अगर मैं एक्सप्लेन भी लिख देता ना, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। यानी कि अगर मैं एक्सप्लेन लिख दूँ और हमारे पास 2 एस्पिरेंट हैं, पहला जिसको डायरेक्टिव की समझ है, दूसरा जिसको डायरेक्टिव की समझ नहीं है, दोनों के आंसर्स लगभग सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, बहुत डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे डायरेक्टिव नलीफाई होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बताओ। अब यहाँ देखो, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मतलब क्या कि यहाँ पे इट विल मेक अ चेंज। डिस्क्राइब पूछ रहा है, मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए उन कंट्रीज के जो रबर प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि क्या डिस्टिंक्ट क्लाइमेट फैक्टर्स होता है, ये सारी चीजें वो पूछ रहा है। नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर एस्पिरेंट टू कैच हियर, ठीक है। बिगिनर एस्पिरेंट्स को कैच नहीं कर पाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको डायरेक्टिव के का फंक्शन समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, और क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से पूरे पेपर में यू विल फाइंड कि देयर आर सर्टेन टाइम्स डायरेक्टिव इज प्लेइंग अ रोल, नाउ देयर आर सर्टेन टाइम्स यहाँ पे डायरेक्टिव रोल बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे समझ में आएगा आपको, कॉन्टेक्स्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्टेक्स्ट प्लस डायरेक्टिव दोनों की समझ होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिव को हम टेल वर्ड्स भी बोलते हैं, कमांड वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द 11th डायरेक्टिव, दैट इज कॉमेंट। अब कमेंट का जो सिंपल सा मतलब होता है ना, कि आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है ना किसी भी चीज़ पे, जो क्वेश्चन जिस पे पूछा गया है उसको आप लिख दीजिए सिंपल, और ऑब्जर्वेशन को बैक भी कर दीजिएगा किससे, किसी भी डेटा फैक्ट्स, सब्सटेंशिएशन, डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट जो भी है इसे आप सब्सटेंशिएट भी कर दीजिएगा अपनी ऑब्जर्वेशन को, राइट, सब्सटेंशिएट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना होता है यहाँ पे, और उसको सब्सटेंशिएट भी करना होता है। और कमेंट में भी हम 70-30 अप्रोच लगा लेते हैं। अगर आप देखोगे तो कमेंट कितनी बार आया हुआ है, 5 बार तो आपका GS1 में आया हुआ है, 10 बार GS2 में आया है, वेरी डोमिनेंट इन GS2। GS3 में कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और GS4 में कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो अगर आप देखोगे GS2 में जो है वो ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ डोमिनेंट इन GS2, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, अब 10 क्वेश्चन GS2 के थे, तो 10 क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली यहाँ नहीं ले सकता था। जहाँ तक 5 क्वेश्चन हैं वहाँ पे हमने कोशिश की है कि पाँचों के 5 क्वेश्चन दिखा दें। 5 क्वेश्चन के बियॉन्ड जो भी डायरेक्टिव्स है ना, अब 10 बार आए, तो हमने लगभग कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दें 4-5। उसके बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू पुट इन द स्लाइड, वी हैव ऑल द क्वेश्चन, बट स्लाइड में पुट करना बहुत डिफरेंट हो जाता। बाकी हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो कमेंट थ्रू आउट द पेपर आया हुआ है। पहली बात, सबसे ज़्यादा जो इसका अगर आप देखो कर बनाने की कोशिश, सबसे ज़्यादा आया है GS आपके 2 में, फिर आया आपका GS1 में, फिर आपका आया है GS3 में, देन आया आपका GS4, ठीक है।
तो अगर मैं इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा दिखा, तो डोमिनेंट आपका GS2 में। तो सिंपल आपसे क्या पूछा गया है कि अपनी ऑब्जर्वेशन लिस्ट से आप कोट कर दीजिए। तो अगर हम GS1 का क्वेश्चन देखने की कोशिश करें तो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल टाइम्स, ठीक है, ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज कॉमन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो भी पर्शियन लिटरेचर था मिडिवल इंडिया का, वो मिडिवल इंडिया की सोशो कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और एक्सेट्रा जो भी डायमेंशंस होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता था। रिफ्लेक्ट करता था मतलब इसमें डिटेल्स दी हुई हैं वहाँ उस टाइम की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पे, राइट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ अब इसका जवाब देने के लिए जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा कि कैसे इन तीनों चीज़ों पे ये लिटरेचर्स जो हैं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नाउ टू दैट ऑब्जर्वेंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंशिएशन भी करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्शियन लिटरेरी सोर्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं विच हाईलाइट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। सो अगर आप देखोगे अगेन, यानी कि आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है ना वो यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड 70-30 अप्रोच, मतलब क्या कि आप पर्शियन लिटरेचर ने जितना रिफ्लेक्ट किया वो तो बताओ, बट उस समय के जो अदर लिटरेचर्स भी थे वो भी कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करते थे, उसको आप 30% में डाल दो, गो बियॉन्ड द डिमांड, राइट। तो आप कमेंट में बियॉन्ड द डिमांड ये भी चीज़ें लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को बाकी चीज़ों में लगाने की कोशिश करना, और अगर आपको डाउट आए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस थ्रू द QR कोड दैट वी हैव गिवन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्टिव, दैट इज डिस्कस. Discuss is the widely used directive. This is the top directive that UPSC has used. Top, highest directive जो भी यूज़ की हुई है फ्रीक्वेंसी वाइज, तो वो डिस्कस। अब डिस्कस का मतलब क्या होता है ना कि आप वेरियस व्यू पॉइंट प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, मल्टीपल एंगल दीजिए, या इवन आप काउंटर आर्गुमेंट भी दे सकते हैं बिफोर कंक्लूडिंग, और इसमें 70-30 अप्रोच भी लगता है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि अगर आप इस बार AIR1 का वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे टॉपर स्टॉक, तो सी हैज टोल्ड कि वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगती थी पॉइंट्स लिखते समय। मतलब क्या कि गवर्नेंस के अंदर एक इथिकल व्यू पॉइंट भी दे दिया, ठीक है, इथिकल व्यू पॉइंट भी दे दिया। दिस सोर्स की GS पेपर 2 में आप थोड़ा सा GS पेपर 4 का एंगल ला के दे रहे हो। और डिस्कस का मतलब ये होता है कि आप वेरियस जो है व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करो, राइट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखो, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर आप थोड़ा सा IR वाला भी अप्रोच ला दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डिस्कस डायरेक्टिव हैज टू बी यूज्ड। अब यहाँ पे आप बहुत ही इनोवेटिव पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में सोच के ला सकते हो और एज ले सकते हो अदर एस्पिरेंट्स के थ्रू, अदर एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आप यहाँ पे एज ले सकते हो, राइट। मूविंग ऑन, तो अब देखोगे GS1 में 15 बार पूछा गया है, 25 बार GS2 में पूछा गया है, 25 बार GS3 में पूछा गया है और 14 बार पूछा गया है GS4 में। तो सबसे टॉप नंबर पे है ये। और ये सारे जो डायरेक्टिव्स हमने क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज किए हुए, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज किए हुए। नाउ मूविंग ऑन, देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा हुआ है। द क्वेश्चन सेज कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द countries of the Gondwana land, its mining industry contribute much less to the GDP in percentage discuss. Now the directive is discussed, मतलब क्या कि all the possible regions जिसकी वजह से माइनिंग इंडस्ट्री अपनी अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही GDP में, वो सारे आपको बताने, राइट, all the possible factors that you can think of. Also this particular thing requires 70-30 approach, this particular directive. मतलब क्या, तो सारे व्यू पॉइंट्स तो आप बताओगे, दैट विल कंस्टिट्यूट 70%, मतलब अगर 10 पॉइंट लिख रहे हो तो 7 पॉइंट उसके होंगे, बट 3 पॉइंट में आप बियॉन्ड द डिमांड भी जाओ। बियॉन्ड द डिमांड का मतलब क्या हो गया कि क्या सिग्निफिकेंस है माइनिंग इंडस्ट्री का हमारे GDP में या इकोनॉमी में, उसको बताओगे 2-3 पॉइंट में, एंड देन यू विल कंक्लूड द आंसर। सो इन डिस्कस यू हैव टू प्रेजेंट वेरियस एस्पेक्ट्स। तो जो कोर डिमांड में है वो तो उसके अंदर तो आप मल्टीपल व्यू पॉइंट्स तो दोगे ही, बट उसके बियॉन्ड भी जाके स्ट्रक्चरल चेंज लाके वहाँ पे भी आप मल्टीपल व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। नाउ ट्राई टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लगभग हमने डाले हुए हैं, सारे क्वेश्चन तो नहीं डाले क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर बहुत ज़्यादा थे और वो स्लाइड में आ नहीं पाता, राइट। तो लगभग सारे ही पेपर्स के 5 से 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कोशिश किया डालने की, राइट। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डायरेक्टिव इज व्हाट, क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। अब जब भी आपसे पूछे क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन, यू नो कि आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट पे डिस्कस करना पड़ता है, यानी कि फॉर और अगेंस्ट दोनों पे डिस्कस करना पड़ता है, राइट।
यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस करनी पड़ती। और इस डायरेक्टिव का जो अप्रोच है ना वो क्या है, 60-40 अप्रोच। क्रिटिकली एग्जामाइन का मतलब क्या होता है, डिस्कस निगेटिव मोर, राइट, निगेटिव मोर डिस्कस करो, राइट। यानी कि 60% आप जो है निगेटिव वाले एस्पेक्ट पे डिस्कस करो, 40% जो है आप पॉजिटिव वाले एस्पेक्ट पे डिस्कस करो। दिस इज व्हाट 60% में निगेटिव का मतलब ये होता है क्या चैलेंजेस रह गई, क्या लिमिटेशंस रह गई, वो सारी चीज़ों पे आप बात कर सकते हो रेदर देन जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको मेरिट डिमेरिट या स्ट्रेंथ वीकनेस असेस करनी पड़ती है, तब जाके एक बैलेंस कंक्लूजन देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्या फ्रीक्वेंसी है, 2 बार तो ये GS1 में पूछा गया है, 5 बार GS2 में पूछा गया है, एक भी बार नहीं आया GS3 में, और GS4 में भी 5 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे इस क्वेश्चन पे हम इस डायरेक्टिव का जो भी एग्जैक्ट मीनिंग है उसको लगा सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, तो द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड, इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एग्जाम। कि कैसे रिवर इंटरलिंकिंग इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो तो आप बताओगे ही, प्लस क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है उसको भी आप बताओगे, ठीक है। सो दैट चैलेंजेस वाला पार्ट इज द हिडन डिमांड हियर, जो कि एक्सपोज हो रहा है क्रिटिकल एग्जामिन से, और चैलेंजेस पे आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो, उसके प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले, राइट। दो यू विल टेल कि हाउ इट इज गोइंग टू बी, लेट्स से द गेम चेंजर इन कंट्रोलिंग डॉट, फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन, बट चैलेंजेस भी हो रहे होंगे, उन पे भी आप फोकस करोगे, एंड चैलेंजेस के लिए कोशिश करना कि मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लिख पाओ, राइट। सिमिलरली अगेन आप देखोगे तो ये सारे जो डायरेक्टिव्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बात करनी है, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, या मेरिट और डिमेरिट देखना है, तो जो भी रोल WHO ने प्ले किया कोविड-19 के टाइम पे, तो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे वो तो बताओ ही, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच WHO कुड नॉट डू, विच WHO वॉज एक्सपेक्टेड टू डू, राइट। तो वो लिमिटेशन या चैलेंजेस जो भी रह गए उन पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखोगे, दैट इज 60%, राइट। दैट इज व्हाट द क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब। अगर आप देखोगे तो चाइनीज़ बायसनेस इन WHO वॉज एट दैट टाइम बहुत वाइडली न्यूज़ में कवर हो रहा था, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑन WHO, राइट। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डायरेक्टिव इज व्हाट, SS। अब हमारे पास 4 डायरेक्टिव और बचे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 17 डायरेक्टिव थे, 14 नंबर पे ये है। अगर आप देखोगे तो ये जो डायरेक्टिव है SS, इस पर हम बात करेंगे, बट देयर आर अदर डायरेक्टिव्स एज वेल जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे SS, इवैल्यूएट, एग्जामिन और एनालाइज, ये चारों जो है ना इंटरचेंजेबली भी यूज किए जा सकते हैं, राइट। तो इनके बारे में पहले एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर डिटेल में जाके इनकी डिस्टिंक्ट मीनिंग क्या है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी टेक अ पेज फॉर यू नाउ। आगे बढ़ते हैं और इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि SS जो डायरेक्टिव है इसका सिंपल मतलब क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट निकालना, कॉस्ट बेनिफिट निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए SS करके बताओ कि 5 बुक पढ़ना ज़रूरी है क्या, 5 बुक्स पढ़नी चाहिए, तो यू विल फाइंड कि कॉस्ट बेनिफिट ऑफ रीडिंग 5 बुक्स फॉर आर्ट एंड कल्चर इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो कैसे किया, आपने एसेस करने की कोशिश की, राइट। सो दैट एसेस का मतलब क्या होता है कि आप कॉस्ट बेनिफिट किसी चीज़ का निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। मूविंग ऑन कि इवैल्यूएट क्या होता है, इवैल्यूएट का सिंपल मतलब होता है कि आप प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, लेट्स से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और हर एक ऑप्शन का आप क्या करते हो, मेरिट डिमेरिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एथिक्स में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, इवैल्यूएट द ऑप्शंस। आपको वो एसेस या एनालाइज द ऑप्शंस नहीं बोलता, आपको इवैल्यूएट बोलता है। यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि प्रोज एंड कॉन्स निकालने की, मेरिट और डिमेरिट निकालने की कोशिश करो हर एक ऑप्शन की, और उसके बाद चूज करोगे। इसको अगर मैं लेमैन टर्म्स में समझाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसने 10th क्लास को पास किया इस बार, और नाउ ही इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट हिज ऑप्शंस कि उसको कॉमर्स लेना चाहिए, या लेट्स से उसको मैथ्स लेनी चाहिए, बायोलॉजी लेनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम, या उसको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट, हर एक का मेरिट और डिमेरिट निकालेगा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, एंड देन ही विल बी चूजिंग, राइट। तो मेरिट और डिमेरिट निकालना एज पर द ऑप्शंस इज मीन्स व्हाट, इवैल्यूएट, ठीक है।
मूविंग ऑन टू एनालाइज का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप क्या करो ना, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसको आप ब्रेक करो मल्टीपल पार्ट्स में। पहली बात तो उसको ब्रेक करो और इन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, इन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करो और लास्ट में जाके इनके बीच में जो भी रिइंफोर्समेंट है वो दिखा दो। दिस इज व्हाट इज एनालाइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, डिस्कस, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया क्या इकोनॉमिकली ग्रेट है, इंडिया कल्चरली ग्रेट है, क्या इंडिया जैसे मिलिट्रली या डिफेंस वाइज बहुत ग्रेट है। तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक किए। अब आप हर एक का आंसर देते जाओ, ठीक है, हर एक ब्रेकिंग पॉइंट का आंसर देते जाओ एंड लास्टली आप जो है फाइनल एक आर्गुमेंट पे किसी एक एनालिसिस पे अराइव हो जाओ, राइट। सो दैट इज हाउ एनालिसिस मीन्स। नाउ एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से अगर मैं पेन चेंज करूँ तो इसी वाले पर्टिकुलर ब्रेकिंग पॉइंट को अगर हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना है, इस पर इन्वेस्टिगेट करना है, तो दैट मीन्स कि हम एग्जामिन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे डॉक्टर्स दे एग्जामिन द पेशेंट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू अ डेंटिस्ट तो वो आपके दांतों को चेक करेगा। अगर आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपके हार्ट को चेक करेगा। सिमिलरली, तो जो पर्टिकुलर डॉक्टर होता है ना, वो किसी एक नीश पे क्या करता है, इन्वेस्टिगेट ज़्यादा करता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जा रहा होता है, राइट। एनालाइज में क्या है कि आप जो है पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या किए, ब्रेक किए, सब पे कुछ ना कुछ आंसर करने की कोशिश की, बाद में किसी ऑब्जर्वेशन पे आप अराइव हुए, यहाँ पे अराइव हो रहे हो। बट इन्वेस्टिगेट में क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आप इन्वेस्टिगेट ज़्यादा कर रहे हो, उसको डिटेल में ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो मीनिंग मैंने आपको समझाई ना, ये ब्रॉड मीनिंग है इनकी, और इनके बीच में ये डिफरेंस होता है। बट एवरी टाइम जो है ये मीनिंग जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रहा है उसमें एग्जैक्टली फिट बैठ रही है। समटाइम्स एनालाइज और एग्जामिन इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे या इवेल्युएट के साथ इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे। तो यूपीएससी इतना जो है फोकस करके इन डायरेक्टिव्स का यूज नहीं करता। इन डायरेक्टिव्स का जो रियल मीनिंग है वो यहाँ बता दिया आपको। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने कैसे इन डायरेक्टिव्स को यूज किया है। तो असेस की बात करेंगे। अगर हम बात करें एसएस की, लेट मी चेंज द पेन। एसएस का मतलब क्या होता है कि आप सिग्निफिकेंस जज करने की कोशिश कर रहे होते हो, वैल्यू और इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिग्निफिकेंस को जज करना, कि मतलब मैं 5 बुक पढ़ूँ कि नहीं आर्ट एंड कल्चर के लिए, कि मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस कितना है, राइट। दैट इज व्हाट इज एसएस। एंड एसएस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट अप्लाई करना, और 50-50 अप्रोच भी हम इसमें लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 बार पूछा गया है GS1 में, GS2 में ये पूछा गया है 1 बार, GS3 में एक भी बार नहीं पूछा गया, GS4 में नहीं पूछा, बहुत कम बार पूछा गया है। टोटल आप देखोगे 3 बार ही पूछा गया है, राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है अदर डायरेक्टिव्स के अलावा, जो मैंने एक कैटेगरी में आपको बताया, जो 4 डायरेक्टिव थे, राइट। दैट इज इवैल्यूएट, एग्जामिन और एनालाइज। देखते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है इसको क्वेश्चंस में यूज किया गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हु आर द इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, assess the role of नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा नालसा है, इसने इसकी सिग्निफिकेंस को जज करने की बात कर रही है कि कितना इम्पैक्ट ये दे दिया इन प्रोवाइडिंग द फ्री लीगल एड, राइट। इसके सिग्निफिकेंस को जज करने की बात हो रही है। ऑल्सो 50-50 अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको 50% तो बात करनी है कि कितना इसमें सिग्निफिकेंट रहा ये। इन नेक्स्ट 50% यू हैव टू डिस्कस व्हाट द चैलेंजेस या लिमिटेशन नालसा का है इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया, राइट, इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। तो एसएस में आपको 50-50 अप्रोच लगाना होता है, राइट। तो इस तरीके से आप इन पे भी लगाने की कोशिश करना। एसएस द सिग्निफिकेंस, यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है कि एसएस द सिग्निफिकेंस, यानी कि सिग्निफिकेंस को ही जज करने की बात कर रहा है, जहाँ पे हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे जाते हैं इवैल्यूएट। अगेन इवैल्यूएट भी 50-50 अप्रोच लगता है। इवैल्यूएट का मतलब क्या, प्रोज एंड कॉन्स आप बताते रहिए और लास्ट में एक रीजनड कैलकुलेशन पे पहुंचिए, लास्ट में एक रीजनड कंक्लूजन पे पहुंचिए। नाउ लेट्स सी इसके क्या फ्रीक्वेंसी रही है। तो इवैल्यूएट 4 बार पूछा गया है, अगेन 4 बार GS2 में भी पूछा गया है, यहाँ पे GS1 था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक भी बार नहीं पूछा, यहाँ पे एक भी बार, यानी कि इसका जो भी रोल रहा है वो GS1 और GS2 में रहा है और इक्वली रहा है, 4 बार ये पूछा गया, राइट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो 4 बार पूछा गया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है हमारा इवैल्यूएट, राइट।
ऐसे ग्राफ बन गया इसका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कैसे ये अप्लाई हो रहा है। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कुर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। यानी कि क्या पूछ रहा है ये, पॉजिटिव और निगेटिव बताओ, पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट बताओ लॉर्ड कुर्जन की पॉलिसीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे आपका सीधे सीधे 50-50 अप्रोच लगेगा, राइट। 50-50 अप्रोच लगेगा, यानी कि पॉजिटिव भी आप 50% बताओगे और निगेटिव भी 50% बताओगे, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इवेल्युएट द रोल ऑफ इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि क्या पॉजिटिव चेंजेस ये लेके आया है, वो तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, क्या लिमिटेशन या चैलेंजेस रह गई, वो भी आपको बताना पड़ेगा 50-50% में, ठीक है। एंड देन आपको वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव मिलके आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये नहीं कि आप निगेटिव इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल का बताना शुरू कर दो। अब इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल निगेटिव नहीं बताओगे, आप बताओगे क्या चैलेंजेस रह गए कि ये अचीव नहीं हो पा रहा, उस पर आपको लिमिटेशंस पे बात करनी, रादर देन यू टॉकिंग अबाउट निगेटिव। बहुत ही क्रूड सेंस में, एब्सोल्यूट सेंस में आप किसी भी चीज़ का निगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करना शुरू कर दिया, राइट। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डायरेक्टिव इज व्हाट, एनालाइज। अगेन इसमें भी क्या करना होता है, आपको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना होता है और इनको एड्रेस करने के बाद, ठीक है, एक इंटरलिंकेज लास्ट में इस्टेब्लिश करके कुछ फाइनल आउटकम पे आना पड़ता है, राइट। यानी कि सिंथेसिस बनाना पड़ता है, ठीक है। मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, इसको ब्रेक किया मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है। इनके ऊपर मैंने डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद आई केम एट सर्टेन सिंथेसिस, सम सर्टेन ऑब्जर्वेशन आफ्टर एनालाइजिंग सम, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को एनालाइज करके कुछ फाइनल आउटकम पे नहीं आ पा रहे हो तो फिर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, राइट। सो दैट इज व्हाट कंक्लूजन में सिंथेसिस तो चाहिए होगा। अगेन इट रिक्वायर्स व्हाट 50-50 अप्रोच। तो कितनी बार आ चुका है देख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो GS1 में ये आया हुआ है 1 बार, GS2 में ये आया हुआ है 7 बार, GS3 में ये आया हुआ है 5 बार और GS4 में ये आया ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कहाँ पे है, 7 बार, दैट इज GS2 में, ठीक है। देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड रिलीजन। सबसे पहले आप एनालाइज के लिए क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। तो सेलियंस फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या सेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, रीजन और रिलीजन, पहले तो ब्रेक किया, तीनों में अलग अलग डिस्कस किया, लास्ट में सिंथेसिस करके एक कंक्लूजन दे दिया, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। दूसरा 50-50 अप्रोच लगाने के लिए तो आप फीचर्स तो बताओगे, चैलेंजेस क्या है या लिमिटेशंस क्या है वो भी बताओगे, एंड देन यू विल अराइव एट ए कंक्लूजन, राइट। सिमिलरली आप ट्राई करना इन पे लगाने के लिए, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्टिव, दैट इज एग्जामिन, एंड दिस इज द लास्ट वन, दिस इज 17th डायरेक्टिव। आई थिंक ये मिस्टेक हो गई है, अगर आप ऊपर देखोगे तो दिस वॉज 16th, उसके पहले 15th था और दिस इज 17th, राइट। एग्जामिन इज द 17th, राइट। तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट इन डिटेल। इट इज सिमिलर टू व्हाट, एनालिसिस, बट डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था एनालिसिस में क्या होता है कि यू विल ब्रेक द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू मल्टीपल पार्ट्स, राइट, और इसके को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करोगे एंड देन यू विल कम टू एट सिंथेसिस, राइट। ब्रेक करने के बाद, डिस्कस करने के बाद यू विल कम टू एट सिंथेसिस। बट एग्जामिन में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ के आप क्या कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो डिटेल में, ठीक है। और इट ऑल्सो रिक्वायर्स 50-50 अप्रोच। तो मूविंग ऑन, देखते हैं कि GS1 में ये 4 बार आ चुका है, GS2 में ये 3 बार आ चुका है, GS3 में ये 6 बार आ चुका है और GS4 में ये 5 बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट GS3 है जिसमें एग्जामिन डायरेक्टिव का यूज़ हुआ है। मूविंग ऑन, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। यानी कि गिग इकोनॉमी कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है, इसको जरा इन्वेस्टिगेट करो डिटेल में, ठीक है, इसको जरा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स 50-50 अप्रोच। मतलब क्या क्या लिमिटेशन रह गई गिग इकोनॉमी की इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो सोशल सिक्योरिटी मिसिंग होता है गिग इकोनॉमी में, सो दैट इज अ लिमिटेशन। तो आपको 50-50 अप्रोच में 50% तो कोर डिमांड पे डिस्कस करना पड़ेगा, 50% तो कोर डिमांड पे डिस्कस करना पड़ेगा और 50% जो है आपको काउंटर आर्गुमेंट्स पे भी बात करनी पड़ेगी, लिमिटेशन या चैलेंजेस पे भी बात करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम। यानी कि ये जो भी ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है उसको आप जरा कंपेयर करके देखो मेन स्ट्रीम नॉलेज सिस्टम के साथ, और बहुत ही डिटेल में आपको इन्वेस्टिगेट करना है, कंपेयर करना है, राइट। दिस इज व्हाट द एग्जामिन डायरेक्टिव मीन्स। आगे बढ़ के अगर आप देखोगे तो कुछ GS3 के अगर मैं क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करूँ तो एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच
इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी हमने ये साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है, कितना ये साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस को डील कर पाई है सक्सेसफुली, इसको जरा इन्वेस्टिगेट करो इन डिटेल, राइट, ये बोल रहा है, इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो। नाउ इन दैट डिटेल इन्वेस्टिगेशन आप कुछ तो बताओगे कि लेट्स से इसने इन पांच तरीकों से सक्सेसफुली जो है वो डील कर पाई है, बट दे आर सर्टेन लिमिटेशंस टू, राइट, जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस रह गए, जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये 50-50 अप्रोच लगाया। जब भी आप 50-50 अप्रोच लगाते हो तो अपने आप ही जो है इन्वेस्टिगेट वो डिटेल में होने लगता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आप कोशिश करना कि इन सारे क्वेश्चंस पे एग्जामिन डायरेक्टिव को आप लगा पाओ। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो ये एक समरी स्लाइड है जहाँ पे हर एक डायरेक्टिव का क्या मतलब है और कैसे आंसर चेंज होगा वो सब हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो सारे 17 डायरेक्टिव हैं इनके बीच का डिफरेंस हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। बट यूपीएससी जब क्वेश्चन आती है तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे इम्फेसिस ना की हुई हो, राइट। जैसा हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टिव थे जो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते थे, उसका बहुत मीनिंग नहीं होता है अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो तो। इट डिपेंड्स मोर ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन rather than the directive, but there were certain directives जहाँ पे आपको बहुत ही एडमेंटली आंसर के अप्रोच में चेंज लाना होगा, राइट। आई थिंक इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। नाउ इफ़ यू वांट कि अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी पुरानी कॉपी हम देख पाएँ और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं उनको हम लेट्स से बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, दैट इज़ एग्जामिन कर पाएँ, तो आप अपनी कॉपी हमें भेज सकते हो। हम उसमें जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको क्लियरली स्पॉट करेंगे और आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी दे पाएंगे कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो इन 3 महीने में और अपने मेंस का मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। सो डू सेंड योर कॉपी थ्रू दिस QR कोड, राइट, एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।